हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विज़ार्ड। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिक जो मेनली बचे हुए हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा उपज बढ़ाने के तरीके। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे उपज कृषि कैसे बढ़ाई जाती थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे सबसे पहले हलों का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? कि जो जमीन है उसकी उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जा सके। ठीक है, दूसरा लोहे के फालों का प्रयोग। जो फाल होते थे उसके आगे लोहे लगा दिया करते थे, कुछ ऐसे करके होते थे, शायद आपको मैं चित्र बता दूंगा। ठीक है, लोहे के फालों का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो वहां पे गंगा नदी और कावेरी घाटी द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, साथ ही 20वीं शताब्दी में क्या हो रहा है, लोहे के फालों का प्रयोग कहाँ, राजस्थान और पंजाब में भी किया जाने लग गया। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे तो हलों से जुताई हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए वहां पे कुदालों का प्रयोग किया जाने लगा। कुदालों का प्रयोग किया जाने लगा जिससे कि वहां की उर्वरकता क्षमता बढ़ने लगी। ठीक है, और वहां पे कुएं, तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई की जाती। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि ग्रामीण लोग कैसे अपनी उपज बढ़ाते थे। पहला हलों का प्रयोग, दूसरा लोहे के फालों का प्रयोग करके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया, सिंचाई करना शुरू किया। और 20वीं शताब्दी में जैसे कि हलों का प्रयोग करने लग गए, लोहे का प्रयोग, तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो पंजाब और राजस्थान के लोग हैं उन्होंने भी हलों का प्रयोग, लोहे के फालों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। फिर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे कुदाल का प्रयोग किया जाने लग गया और कुएं, तालाबों और नहरों द्वारा सिंचाई की जाने लगी, जिससे कि यहाँ की जो कृषि है बहुत अच्छी हुई और अनाज की कमी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि जो जनता है उसकी नजर में राजा की छवि क्या थी। ठीक है, कुछ राजा होते हैं अच्छे, जैसे कि हमें मौर्य के अभिलेखों से पता चलता है कि जो अशोक थे वो बहुत अच्छे थे, बलशाली थे, मेहनती थे और लोगों की परवाह करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी। तो सबसे पहले इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, जातक कथाओं से। तो जातक कथाओं से इतिहासकारों को कुछ साक्ष्य पता चलते हैं कि राजा की दशा छवि कैसी थी वहां पे। ये क्या है, मौखिक कहानियों से पता चलता है, जातक कथाओं से और मौखिक कहानियां। जो जातक कथाएं मौखिक कहानियों से लिखी जाती है, जैसे कि किसी टीचर ने अपने किसी छात्र को बताया, स्टूडेंट को बताया, उस स्टूडेंट ने अपने दोस्त को बताया, या उसके दोस्त ने फिर अपने घर में बताया। तो ऐसे कर करके जो कहानियां हमें पता चलती हैं, जो मौखिक कहानियां हमें बताई जाती हैं, उसके द्वारा पता चला है। और इसके कुछ ज्यादा साक्ष्य नहीं मिले, हमें बस यही मिले जातक कथाएं और मौखिक कहानियों से। और एक चीज और कि जो जातक कथाएं हैं ये किन भाषाओं में लिखी जाती थी, पाली भाषा में लिखी जाती थी। और एक कथा पुस्तक मिली है जिसे क्या कहते हैं, गलतिंदु, बड़ा एक प्रकार का नाम है पर आपको याद करना पड़ेगा और हिस्ट्री में ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको। तो क्या है, गलतिंदु। जातक कहानियों से हमें यह पता चलता है कि जो राजा है वो जानना चाहता था कि मेरी क्या छवि है जनता की नजरों में। तो उन्होंने क्या किया, वो खुद ही साधारण वेश में कहा गए, जनता के बीच में गए और उन्होंने ये पाया कि जो राजा है, राजा की क्या छवि है कि उनकी छवि क्या है, वहां पे खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि जो राजा है वो दिन में टैक्स ले जाता था और जो डाकू होते हैं, ठीक है, वो रात को इनकी प्रजा को लूट ले जाती थी और राजा क्या करता था, इनकी कोई मदद भी नहीं करता था। इसलिए हमें गलतिंदु जातक कहानियों से पता चलता है कि जो राजा की छवि थी वो कैसी थी, खराब थी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक हुआ। थर्ड टॉपिक ये है कि जो ग्रामीण समाज में विभिन्नता है। तो मतलब सबसे पहले कि जो उपज बढ़ाने के तरीके थे, इनके फायदे सभी को नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि कुछ ताकतवर लोग होते हैं, कुछ कमजोर लोग समाज में हमारे। तो कैसे लोग थे, बड़े जमींदार थे और गांव के प्रधान लोग भी थे। ठीक है, और भूमिहीन किसान, जिनपे भूमि नहीं होती थी। तो जो जिनपे भूमि नहीं होती थी वो तो उन्हें उपज के तो फायदे मिल ही नहीं सकते। ठीक है, और जो बड़े किसान उनपे बहुत बड़ी संख्या में
जमीनें होती है। और ग्राम के प्रधान क्या होते थे, बहुत ही ताकतवर होते थे और वंशानुगत, मतलब कि जो गांव के प्रधान होते थे वो वंश, जैसे कि पिता हो गए, पिता के बाद उनके पुत्र, उनके उसके बाद उनके पुत्र, तो इस तरह जो गांव के प्रधान थे हुआ करते थे, ठीक है। और ये बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और जो भूमिहीन किसान है उन्हें उपज का फायदा नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नगर, नए नगर और व्यापार। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जो नए नगर है, आपको पहले बता चुका हूँ कि जो नए नगर हैं, महाजनपद है, उनका विकास कब हुआ था, 6वीं शताब्दी में नए नगरों का विकास हुआ, ठीक है। कैसे नगर, पाटलिपुत्र, तोसली, मथुरा जैसे नए नए नगरों का विकास होना शुरू हुआ, ठीक है। पर नगर में कुछ लोग होते थे, जैसे कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। आपको पता है अगर कोई भी क्षेत्र है तो वहां पे 2 तरह के लोग रहेंगे, गरीब और अमीर, ठीक है। तो अमीर वर्ग को कहते हैं सभात वर्ग भी कहा जाता है, जो नगर पे राज्य करते थे, और जो राज्य होता था वो क्या होता था, किलेबंद राज्य होता था, ठीक है। और जब जो हमारे पुरातत्वविद है, इतिहासकार है, जब इन्होंने इन राज्यों की खुदाई की तो वहां से हमें सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, शीशे के कुछ पदार्थ और बर्तन मिले, जिससे ये पता चलता है कि ये कौन थे, अमीर वर्ग था। वहीं दूसरे गरीब वर्ग, जिसमें धोबी, लिपिक, कुम्हार और व्यापारी जैसे लोग आते हैं, जो क्या करते हैं, कच्चे माल को खरीद कर और उसे बनाकर बेचा करते थे, ठीक है। नए नगरों में क्या है कि नए नगरों का विकास हुआ, उसमें 2 वर्ग हैं, सभात वर्ग और गरीब वर्ग। जो सभात वर्ग है वो राजा होते थे, जो कि राज्य पे शासन करते थे, और ये जो राज्य थे वो क्या थे, किलेबंद थे। और जब यहाँ की खुदाई की गई तो सोना, चांदी, तांबे, कांसे और शीशे के कुछ बर्तन और कुछ पदार्थ मिले। और वहीं पे दूसरी तरफ गरीब वर्ग, जो धोबी, लिपिक, कुम्हार और व्यापारी मिले, जो क्या करते हैं, कच्चे माल को खरीद कर उसे बनाकर, ठीक है, बेचते हैं। वो कौन थे, गरीब वर्ग, ठीक है। तो अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, क्या है, व्यापार, ट्रेड। तो जो व्यापार था हमारा वो किससे होता था, उत्तरी अफ्रीका, चीन, पश्चिम एशिया तक हमारा व्यापार फैला हुआ था। और जो ये व्यापार था वो बहुत तरीकों से होता था, जैसे कि लोग पैदल चल के भी व्यापार करते थे, फेरी से भी ले जाके व्यापार करते थे, बैलगाड़ियों का भी प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था, और घोड़े और खच्चर द्वारा भी व्यापार किया जाता था, ठीक है। और इनके साथ साथ समुद्री मार्ग, आपको पता है जहाज द्वारा भी विदेशी लोग भारत से क्या करते थे, व्यापार करते थे। पर जो समुद्री मार्ग है वो उस समय बहुत ही खतरनाक था, क्यों, क्योंकि इस समय कोई शत्रु हम पे आक्रमण कर दे, या तूफान आ जाए, या कुछ भी बात हो जाए, ठीक है। तो इससे ये यात्रा क्या थी, बहुत ही कठिन थी, ठीक है। और हमारे जो भारत है वो किस किस चीज का करता था, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, पत्थर, लकड़ी जैसे पदार्थों का वो व्यापार किया करता था इन देशों से। और खास तौर पे हम जाने तो रोमन साम्राज्य से हमारे व्यापारी बहुत अच्छे संबंध थे, और वहां पर हम जो रोम साम्राज्य है वहां पर क्या जाती थी, हमारी काली मिर्च, और दूसरे स्रोतों से पता चलता है तो जड़ी बूटियां, जो कि औषधि के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये हमारा व्यापार होता था किससे, रोमन साम्राज्य से, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजा और सिक्के, ठीक है, कि जो राजा थे वो किस तरह के सिक्कों का निर्माण किया करते थे, या अपने साम्राज्य में कैसे सिक्कों का प्रचलन करवाते थे। तो पहला जो राजा थे वो व्यापार के लिए सिक्कों का प्रयोग करते थे। तो आपको पता है पहले कौन सी प्रणाली थी, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी, इसके अंतर्गत ये होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, आपको ये पता होगा। पर ये होता था कि जो बहुमूल्य चीज है उसके बदले कुछ सस्ती चीज भी दे सकते थे, ठीक है। ऑफ कोर्स की मतलब कि कोई वस्तु है, एक पेन है, ठीक है, पर हम कुछ और दे रहे हैं, मतलब 1 रुपए दे रहे हैं इसके बदले, तो दोनों का जो पैसे हैं, मतलब कि जो दोनों की कीमत है वो दोनों तो समान नहीं है। इसलिए जो राजाओं ने क्या किया, व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन शुरू कर दिया, ठीक। दूसरा पॉइंट, आज सिक्कों का निर्माण, कि जो राजा थे वो आज सिक्कों का निर्माण करते हैं। आप बोलते हैं आज सिक्के कौन से, वो सिक्के जिन पर राजाओं की प्रतिमा और नाम लिखे होते थे, जो उनकी क्या प्रतिष्ठा, मतलब कि उनके सम्मान, ऊंचे दर्जे, महानताओं को दर्शाते थे, उन सिक्कों का निर्माण करवाना शुरू किया। थर्ड, कि नए नए स्थानों पर सिक्कों का प्रचलन होना शुरू हुआ, कि मतलब क्या, कि हमने देखा कि रोम, ईरान, ऐसे स्थानों पे भी नए सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। साथ ही पंजाब,
वह हरियाणा में भी नए नए सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, साथ ही जो कुषाण वंश जो गुप्त साम्राज्य के शासक हैं, उन्होंने क्या किया, सोने के सिक्के का प्रचलन शुरू किया। किसने? कुषाण ने। ठीक है, और लास्ट में हम ये देखते हैं कि सिक्कों का अंत होने के क्या कारण थे। तो जो पुरातत्वविद है उनका मानना ये है कि इस समय जो स्थिति वो कैसी थी, आर्थिक संकट की। आर्थिक संकट की स्थिति होने के कारण सिक्कों के अंत हुआ। ठीक है, तो अब ये क्लियर है आपको? अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिलेखों की सीमाएं। तो सीमाओं का मतलब कमियां भी होती हैं, कमियां भी होती हैं कि जो अभिलेख है उनकी कमियां क्या है। पहला कि जो हमें अभिलेख मिलते हैं उनमें क्या होती है, कुछ हल्की अक्सर उत्कीर्ण होते हैं, मतलब कि हमें कुछ हल्का सब कुछ दिखता है, मतलब हल्का सब कुछ दिख रहा होता है, कुछ शब्द दिख रहे होते हैं, कुछ शब्द नहीं दिख रहे होते हैं, जिससे कि हमें अभिलेख पढ़ पाने में बहुत ही कठिनाई होती है। दूसरा, रोजमर्रा की वस्तुओं का वर्णन, कि मतलब कि वहां पे बर्तनों का हो गया, सिक्कों का हो गया, या किसी अन्य चीज का वर्णन मिलता है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो चीज वास्तविक है, मतलब कि असली है, या मतलब बनावटी बना रखी है और अभिलेख में अपना दर्जा ऊपर दिखाने के लिए लिख रखा है। तीसरा कि जो अभिलेख है वो हमें सैकड़ों की संख्या में मिले हैं, सैकड़ों की संख्या में हमें क्या मिले हैं, अभिलेख, जिसे पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ये इसकी तीसरी कमी। चौथी कमी ये है कि अधूरे अभिलेख मिले, मतलब कि जो एक पूरा अभिलेख है उसका आधा पार्ट मिला हमें। अगर हमें आधा पार्ट मिला तो आधे से हम क्या करें, उसका मीन्स तो नहीं समझ सकते, अर्थ तो नहीं समझ सकते ना, इसलिए हमें अभिलेख पढ़ने में कठिनाई होती है। अगला, पढ़ ना पाना, मतलब अभिलेख पढ़ ना पाना, मतलब कि जो अभिलेख थे उनमें अनेक लिपियों का प्रयोग किया गया है। कुछ लिपियों का मतलब कि पढ़ना हम सीख चुके हैं, पर कुछ ऐसी लिपि जैसे हड़प्पाई लिपि जिसे हम अब तक नहीं पढ़ सके, तो ये एक कमी है, पढ़ना पाना। ठीक है, अगला राजाओं के बारे में जानकारी। तो आपको पता है कि जो राजा है वो अपनी तारीफ सुनना पसंद करते होंगे, तो जो अभिलेख है उसमें उनकी तारीफें ही मिली हैं, तो जिससे हमें ये पता नहीं लग सकता कि वो राजा अच्छे थे या नहीं थे। ठीक है, तो जो राजा थे वो क्या करते थे, अपने अनुसार जो उनका सबसे प्रिय था, जो उनकी गुणगान गाता था, उनसे अभिलेख लिखवाते थे, जिससे कि हमें क्या, असलियत, मतलब कि असली जीवन का उनके पता नहीं चलता कि वहां की जो प्रजा थी वो सुरक्षित थी, खुश थी या नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।